लोगों ने पाइपलाइनिंग का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि पाइपलाइनिंग जो है वो क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि मशीन की एग्जांपल देखी थी, उस पे 3 टास्क हो रहे थे, वॉशिंग हो रही थी, रिमूविंग ऑफ डिटर्जेंट हो रहा था और ड्राइंग हो रही थी कपड़ों की। और ये हर टास्क जो है 15 मिनट्स ले रही थी, तो टोटल टाइम जो इसका 45 मिनट्स लग रहा था। तो इसकी जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी 1/45 × 60 किया। ठीक है, 60 क्यों किया? क्योंकि हम मिनट से सेकंड में जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने केस 2 में देखा कि अब 3 डिफरेंट मशीन रख दी, हर किसी को 15 मिनट्स लग रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट हो गई हमारे पास। ठीक है, वॉशिंग अलग हो रही है, रिमूविंग डिटर्जेंट अलग हो रहा है और ड्राइंग अलग हो रही है। तो उसके बाद टाइम, पहली आउटपुट को आने में उतना ही टाइम लगा, 45 मिनट। लेकिन उसके बाद हर 15 मिनट्स के बाद आउटपुट हमारे पास आते रही है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 1/15 × 60। ठीक, कि कितनी देर के बाद हम एक नई इनपुट जो है वो दे देते हैं, या आउटपुट जो है वो कितनी देर के बाद आ जाती है। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी 15 मिनट्स के बाद हमारे पास आउटपुट आने लग जाती है। टू कंसेक्टिव आउटपुट्स के दरमियान अगर टाइम निकाला जाए तो उसको भी बेसिकली वो टाइम होता है, और उसका इन्वर्स ले लिया जाए तो वो फ्रीक्वेंसी होगी ना। तो इसमें गेन जो है वो थ्रूपुट हुआ, यानी कि आउटपुट जो जल्दी जल्दी आने लगी, लेकिन एडिशनल कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर जो है वो लॉस है इसका। ठीक है, तो आप जब पाइपलाइनिंग करते हो तो पाइपलाइनिंग में आपके पास आउटपुट तो जल्दी जल्दी आने लग जाती है, लेकिन एडिशनल हार्डवेयर होता है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है हमेशा। ये फिर हम लिखा पाइपलाइनिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर लगाने पड़ते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक, फ्लिप फ्लॉप इधर भी लगा दिया, फ्लिप फ्लॉप इधर भी लगा दिया, तो क्या हुआ कि इसकी जो भी यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो इधर सेव हो जाएगी, ताकि इसने जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो आउटपुट सेव है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने थ्रूपुट देखा कि क्या होता है, लेटेंसी क्या होता है। थ्रूपुट जो है वो 2 सक्सेसिव इनपुट्स के दरमियान का टाइम इंटरवल होता है, उसको थ्रूपुट बोलते हैं। और लेटेंसी जो है वो डिले होता है हमारे पास। ठीक है, इनपुट से लेके आउटपुट जितना डिले आए उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने ये एक टर्म्स देखी थी कि अगर हम रजिस्टर का डिले जो है इग्नोर कर दें तो कम्बिनेशनल डिले डी कहलाता है, लेटेंसी एल कहलाती है और थ्रूपुट टी कहलाता है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है? एल, जब कोई भी पाइपलाइनिंग स्टेज नहीं होगी तो एल इक्वल टू डी होगा, लेटेंसी इक्वल टू डिले ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक होगा, और जो थ्रूपुट है वो इक्वल टू 1/डी होगा हमारे पास। ठीक है, जो भी डिले है उसका इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास थ्रूपुट आ जाएगा। अगर हम एक पाइपलाइनिंग स्टेज ऐड करते हैं तो लेटेंसी डिले की बराबर ही होगी, और रजिस्टर का जो डिले है वो इग्नोर किया हुआ हमने। ठीक है, तो ये जैसे कि ये हमारे पास प्रोसेस है, तो इसमें अगर मैं एक यहाँ पे रजिस्टर ऐड कर दूँ तो उसके बाद जो डिले बनेगा वो तो इक्वल ही होगा। रजिस्टर का डिले मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर बना दूँ, ये इधर एक रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप जो आप बोलें, वो अगर मैं बना दूँ तो टोटल डिले हमारे पास जो है वो डी ही रहेगा, इसका अगर हमने इग्नोर किया हुआ है, इसका डिले जो भी है, तो ये अपनी वैल्यू आउटपुट पे सेंड करता है। ठीक है, तो ये डिले इतना ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो थ्रूपुट है वो हो जाएगी 2/d। ठीक है, तो थ्रूपुट जो है वो बढ़ जाएगी। तो जितनी नंबर ऑफ पाइपलाइनिंग स्टेजेस ऐड करते जाएंगे उतना जो थ्रूपुट है वो हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेज ऐड की तो t इजिकल टू 2/d हो गया, और n स्टेजेस ऐड की। ठीक है, n बेसिकली कोई भी नंबर हो सकता है, तो थ्रूपुट हमारा होगा n डिवाइड बाय d। तो जितनी स्टेजेस होंगी डिवाइडेड बाय d कर देना आप लोगों ने, तो ये हमारे पास थ्रूपुट निकल आएगा। उसके बाद क्लॉक पीरियड जो है वो p इजिकल टू d/n होता है हमेशा। ठीक है, तो आपके पास जो क्लॉक है वो आपके पास
लीनियर नहीं होती, लेकिन थ्रूपुट हमेशा आपका लीनियरली इंक्रीज करता है, क्योंकि क्लॉक जो है वो चेंज होती है हमारे पास। उसके बाद हमने ये एग्जांपल देखी थी, और इस एग्जांपल में क्या हो रहा था, हमारे पास एक ए इनपुट थी, और फिर हमारे पास एडिशन हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, फिर एडिशन हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जो हमारी इनपुट आ रही है उसका ये नंबर से, ठीक है। तो ये ए में 1 ऐड करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे, फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आउटपुट आएगा हमारे पास। तो अब वो बता रहा है कि जी एडिशन जो है वो 10 नैनो सेकेंड लेती है हमारे पास, यानी कि उसको प्रोसेस होने में 10 सेकेंड लगते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन है उसको 12 सेकेंड लगेंगे, 12 नैनो सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ऐड होने में फिर 10 नैनो सेकेंड लगेंगे, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन होगी परफॉर्म उसमें 12 नैनो सेकेंड लगेंगे। तो इसका जो टोटल डिले होगा वो 44 नैनो सेकेंड होगा, ठीक है, ये 44 नैनो सेकेंड। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/44 नैनो सेकेंड, ठीक है, जो कि 22.7 मेगाहर्ट्ज बनती है हमारे पास। अच्छा, ये तो होगी अनपाइपलाइन सिस्टम। उसके बाद इसने क्या किया, इसने हर स्टेज पे पाइपलाइनिंग की दी उसके बाद, ठीक है। तो ये रजिस्टर आ गया, ये रजिस्टर आ गया, ये रजिस्टर आ गया, तो हर स्टेज जो है वो पाइपलाइन में आ गया। जब पाइपलाइनिंग आ गई तो अब हर स्टेज को इक्वल टाइम चाहिए, क्योंकि क्लॉक जो है हमने वो सेम देनी है सबको, ठीक है। लेट्स सपोज अगर क्लॉक यहाँ पे हमने क्लॉक जो है वो 44 नैनो सेकेंड की देनी है, यानी कि 44 नैनो सेकेंड के बाद ये रजिस्टर आउट इधर वैल्यू देगा, और 44 नैनो सेकेंड के बाद यहाँ से वैल्यू प्रिपेयर हो जाएगी, वो यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, क्लॉक जिसका जैसे पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो रजिस्टर के आउटपुट पे आ जाती है। तो हमने कहा जी 44 नैनो सेकेंड तक ये सारी चीज़ें काम प्रिपेयर हो जाएंगी, काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आउटपुट आएगी तो उसके बाद पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आए, ताकि वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने हर पॉइंट पे रजिस्टर लगा दिया, तो इनमें से मैक्सिमम जिसको टाइम चाहिए होगा हम क्लॉक का वो टाइम रखेंगे, ठीक है। इनमें से इसको 12 नैनो सेकेंड, इसको 12, इसको 10, इसको 10, तो इसमें से 12 नैनो सेकेंड जो है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए सबको जो टाइम दे दिया वो 12 नैनो सेकेंड का। ऑल दो एडिशन जो है वो 10 नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी 2 सेकेंड का वेट करना है, ताकि तमाम प्रोसेस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो 12 नैनो सेकेंड के बाद क्या होगा कि ये इसका एडिशन का रिजल्ट इस रजिस्टर की यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ए की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये 5 इधर जाएगा, 12 नैनो सेकेंड के बाद 5 में 1 ऐड होके 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर 12 नैनो सेकेंड के बाद इस 3, और यहाँ पे कोई नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 6, 5 की जगह 8 नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 8 यहाँ पे आएगा, फिर 8 में +1 होगा, और 6 जो है ये मल्टीप्लाई बाय 3 होके यहाँ पे आ जाएगा, 6 इधर 18 यहाँ पे आ गया लेट्स सपोज, और ये 8 + 1 9 फिर इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक नई वैल्यू 5 थी, नहीं लिखता 5 थी, फिर 8 आ जाएगी, फिर 10 लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, ठीक है। तो ये 8 की जगह अब क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज 10 मी आ सर। जाएगा जी। सर अगर हमने ए को 5 दिया तो आगे फिर 8 कैसे हो जाएगा? 5 ही तो जा 5, रहेगा ना। 5 नहीं ना, देखो 8 की, ए की वैल्यू जो है वो हर क्लॉक के बाद चेंज होगी हमारे पास। ए ए एक वैल्यू नहीं है, ए के पास एक पूरी अरे होगी, हमने जितनी वैल्यूज देनी है, ठीक है। आपके पास जो इनपुट होती है ना वो कंटिन्यूसली आती रहेगी, ये नहीं है कि एक एक आई और ख़त्म होगी। हमारे पास एक पूरी अरे बनी होगी, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 15 होगा, जितनी आपकी इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं, ठीक है। तो पहले 5 गई, उस पे पूरे ऑपरेशंस होंगे, ये +1 होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, मल्टीप्लाई बाय यस सर, सॉरी समझ आ +5, गया। ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू भी तो आनी है। तो
ठीक है सर। ये जैसे 5 वाली यहाँ तक पहुंचेगी, एक अगली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, वो मशीन वाली 10 आ एग्जांपल। जाएगी फिर। अगला 5, हाँ, ठीक। फिर 10 आएगा, फिर जो भी अरे में हम पूरा डालते रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स है हमारे पास, कितनी इनपुट्स हमने देनी है। ठीक है, ओके तो सर। अब ये सबको 12 सेकंड नैनो सेकंड लगेगा। ठीक है, अब ये 12 फिक्स नहीं है, अब आपको जो है वो डिज़ाइन प्रॉब्लम डिफरेंट भी हो सकती है कि इसको जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करें। तो 2 स्टेजेस में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे भी फ्लिप फ्लॉप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी यही होगा कि हम यहाँ पे दरमियान में लगाएं। क्यों? क्योंकि ये 12 नैनो सेकंड ले रहा है, ये 12 ले रहा है, ये 10 ले रहा है और ये 12 ले रहा है, तो इक्वली हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे दोनों। अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो मुझे इसका वेट भी इन सब के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोसेस पूरा होगा तो आगे चीज जाएगी, अदरवाइज नहीं जानी चाहिए हमारे पास। तो आपने जो पाइप लाइनिंग स्टेजेस हैं वो बड़ी सोच समझ के लगानी होती है कि मैंने कहाँ पे लगानी है, ताकि मेरा जो आउटपुट है उसकी वो ख़राब ना हो। ठीक है, अगर 10 पे ही लगा दी तो ये बेसिकली आगे वाला पूरा प्रोसेस होगा नहीं, यहाँ से एक नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आपने वो पाइप लाइनिंग स्टेजेस जो है वो बड़ी सोच समझ के लगानी होती है। उसके बाद ये बता रहा है कि कट सेट जो है आपने लगाने होते हैं अपने। कट सेट होता है बेसिकली कहाँ कहाँ रजिस्टर लगाने हैं। ठीक है, और वो आप लोगों ने जो है वो वही कह रहे थे, सोच समझ के लगाना होता है। जैसे कि आपके पास अगर 2 प्रोसेस आ रहे हैं, आई 4 इनपुट्स हैं, लेट्स सपोज I0, I1 है, I2 है, I3, I4 है। यहाँ पे एक एंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट है, सॉरी, ये नॉर गेट है। इसके बाद जो आउटपुट आती है वो ये होती है और बी होती है। उसके बाद एक नॉट गेट यहाँ पे लगा हुआ है और एक नैंड गेट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और इस पे और कोई गेट नहीं लगा हुआ। I0 सॉरी O1 है, आउटपुट 1 है और आउटपुट 2 है हमारे पास। अब वो कह रहा है जब आप कट सेट लगाएंगे, कट सेट कि कहाँ कहाँ पे आपने रजिस्टर लगाने हैं सिस्टम पे। तो इसने 2 कट सेट लगाए, एक ये लगाया और एक ये लगाया। ठीक है, आउटपुट पे भी बेसिकली आपसे पहले भी कट सेट लगा सकता है। तो इसने ये एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि जो O1 है और O2 है ये सेम टाइम पे आउटपुट आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, इनपुट अगर सेम टाइम पे गई है तो आउटपुट भी सेम टाइम पे आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं और यहाँ पे नहीं लगाते तो ये फौरन कंप्यूट करके आउटपुट यहाँ पे पहुँच जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आउटपुट पहले पहुँच जाएगी, ये अभी यहीं पे खड़ी हुई है क्लॉक पे। ठीक है, हर क्लॉक पे आउटपुट जाती है, तो ये रुक जाएगी यहाँ पे और ये आउटपुट पहुँच जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर अगर यहाँ पे मैंने कट सेट लगाया हुआ है और यहाँ पे नहीं लगाया तो एक और डिले आ जाएगा हमारे पास। तो O2 को 2 क्लॉक साइकिल लगेंगी आंसर पहुँचते हुए, और इसको 1 क्लॉक साइकिल में ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हम नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि पूरे सिस्टम की जो आउटपुट है वो सेम टाइम पे आ रही है। ठीक है, बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि बेसिकली ये लेट्स सपोज यहाँ से इधर आ रही है कहीं। ठीक है, 3 इनपुट नैंड गेट है तो इसमें आ रही है। तो क्या होगा कि इनपुट हमने सेम टाइम पे दी, लेकिन ये वाली पहले पहुंच गई और ये अभी आउटपुट आई नहीं है इसकी। ठीक है, तो उस टाइम पे भी अगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाया हमने तो ये पहले पहुंच जाएगी आउटपुट। ठीक है, और वो एक अननोन वैल्यू के साथ या प्रीवियस वैल्यू के साथ नैंड हो जाएगी। हालांकि हमने ये इनपुट्स दी थी, हमने कहा था कि इसके साथ ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म है। तो ये जो कट सेट जिसे हम बोलते हैं, ये आपने पूरे सिस्टम की हर उस लाइन पे लगाना होता है जिससे पे आउटपुट डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद ये एक और एग्जांपल है जिसमें बेसिकली हमने एक कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, तो उसके करने के बाद जो हमारे पास सेट बने वो इस तरह के सेट बने। ठीक है, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस डी हो रहा है, माइनस डी हो रहा है ए प्लस बी के साथ। ठीक है, इसको करके देख लेना, उसके बाद ये चीज़ बनती है हमारे पास। ठीक है, इसको कॉमन लिया हुआ है।
इसके बाद ए सी प्लस डी एंड सी बी माइनस ए बन रहा है हमारे पास। ये वाली वैल्यूज कम्प्लेक्स वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज हमारे पास रियल वैल्यूज आ गई, ठीक है, और उन दोनों का आपस में एडिशन परफॉर्म हुई है, या हम एंड में कह देंगे ये अलग अलग है। तो इसको हम बनाते हैं कि इसकी जो डायग्राम है वो किस तरह बनेगी। ठीक है, सबसे पहले ये बीच वाली चीज़ परफॉर्म होगी, जैसे कि ए प्लस बी या सी प्लस डी या ए सी प्लस डी और बी माइनस ए। तो इसमें देखें तो सी प्लस डी और सी प्लस डी जो है ये कॉमन है, तो ये हमें एक ही दफ़ा ऑपरेशन परफॉर्म कर लें तो हमारे लिए इनफ है। तो सबसे पहले हम चलो ए प्लस बी जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए आएगा, यहाँ से आएगा बी, इन दोनों को हम कहते हैं कि ये प्लस हुआ, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स बनेगी आपके पास। एडिशन परफॉर्म होने के बाद यहाँ से रिजल्ट आया ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है, सी माइनस डी या सी प्लस डी, तो यहाँ पे सी आएगा, उसको हमने ऐड करना है, और यहाँ से सी एंड डी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो सी प्लस डी है। ठीक है जी, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी हो गया। उसके बाद हमने बनाना है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए जो है वो मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ये आ गया बी, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस और यहाँ से ए आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी रफ डायग्राम बनेगी, तो ये बना बी माइनस ए, ठीक है। तो अब हमारे पास सी प्लस डी भी है, सी प्लस डी भी है, ए प्लस बी भी है, ए प्लस बी भी है, सी प्लस डी भी है, सी प्लस डी ये पड़ा हुआ है, और बी माइनस ए, बी माइनस ए भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमने फिर उसके बाद क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। ए के साथ सी प्लस डी और डी के साथ माइनस ओके डी। तो ये माइनस बेसिकली आपके पास एंड में भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं, जब इन दोनों की एडिशन परफॉर्म करवा रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम माइनस का साइन लगा लें। लेकिन फिलहाल हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, डी के साथ ए प्लस बी के साथ होगा, ये ए सी प्लस डी के साथ होगा, ये सी जो है बी माइनस ए के साथ होगा। तो ए जो है वो सी प्लस डी के साथ मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ए हम यहाँ से लेके आते हैं, इसको हमने करवाना है कि सी माइनस सी प्लस डी के साथ, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी यार, ये हो गया ए सी प्लस डी, ये थोड़ा राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है माउस की वजह से। उसके बाद डी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ए प्लस बी, तो डी अगर मैं यहाँ से जो लेके आऊँ, और इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। और ए सी प्लस डी, ए सी प्लस डी यही हो गया मेरा, ठीक है। और ये रह गया सी इंटू बी माइनस ए, तो सी यहाँ से लेके आते हैं, बी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया ये क्या आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू डी, ठीक है। तो डी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या आया हुआ है, सी इंटू बी माइनस ए। सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस
ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करवाना है, ए प्लस ए इंटू सी प्लस डी, ए इंटू सी प्लस डी को ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना है इसके साथ। तो हम इसको इधर ले आते हैं और हम कहते हैं जी यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन लगाते हैं और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ठीक है। और फिर इमेजिनरी पार्ट के लिए हमने ये वाली चीज़ लेनी है और इसको माइनस प्लस करवाना है इसके साथ। तो ये मैं जल्दी करवा सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, चलो ठीक है, थोड़ी सी रफ लगेगी, प्लस करवाना है। तो ये हमारे पास ए सी प्लस डी प्लस सी डी माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास दो पार्ट्स हो गए। अब एक तो इनपुट पे कट सेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। कट सेट में रजिस्टर लगाने हैं, तो हम यहाँ पे एक रजिस्टर, अच्छा इसको मैं यहाँ पे एक सर अभी एंड में एडिशन भी होगी ना इनकी? एडिशन बेशक करवाएं या ना करवाएं, वो आपकी मर्जी है। करवा देते हैं, चलो एडिशन भी करवा देते हैं ताकि आपके पास जो है पूरा प्रोसेस होगा। तो इन दोनों को ऐड करवा के एक हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। अब मैं इसकी जो है वो कलर कहाँ से चेंज होगा, ठीक है। तो अब मैंने एक तो कट सेट हम इनपुट और आउटपुट पे जो है वो लगा देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया ताकि इनपुट और आउटपुट हमारे पास सेव हो। जिस तरह ये पहली एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर इनपुट पे और आउटपुट पे लगा है, ठीक है। कट सेट नहीं है वैसे इनपुट आउटपुट के लिए। अच्छा, अब अगर हमने कुछ और कट सेट लगाना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक कट और लगाना है, तो हम जो लगाएंगे वो इस इधर लगाएंगे, ए प्लस बी पे लगाएंगे, ये वाली जितनी भी है, ठीक है, ये और इस पे लगाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड सी प्लस डी, इन पे हमने, सॉरी, हाँ इस पे लगा दिया, ठीक है। इन पे हमने अगर कट सेट लगाया है तो अब होगा क्या, अगर मैं बाकी जगह कट सेट नहीं लगाता तो ए जो है वो पहले पहुंच जाएगा, जैसे कि ये ए जो है विदाउट एनी रजिस्टर यहाँ पे आ गया, लेकिन सी प्लस डी जो है उसके साथ रजिस्टर लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके साथ ये जो ए जो आ रहा है इसके लिए, ये इधर भी एक कट सेट लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी रजिस्टर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, सी प्लस डी बाद में आएगा, ए की वैल्यू पहले आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ रहा आ रही है, किसको नहीं आ रही तो पूछ ले। जी यस सर सर समझ समझ गए। गए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। मेन पूरी डायग्राम समझाने का मकसद यही था कि हर प्रोसेस पे जो आपको चाहिए, इसके सी प्लस डी है, इस पे अगर आपने कट सेट लगाया है तो ए की वैल्यू जब आ रही होगी उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, वहाँ पे भी लगेगा। इस तरह ये डी ए प्लस बी के साथ भी ये जो डी आ रहा है इधर भी आपने कट सेट लगाना है, यानी कि उसके पैरेलल जितनी लाइंस होंगी आपने उस पर कट सेट लगाना है, ठीक है। ए सी प्लस डी जो है वो किधर गया, ए सी प्लस डी, ए सी प्लस डी, ठीक है, वो यही हो गया, सॉरी। तो वो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद सी बी माइनस ए, तो सी पे हमने नहीं लगाया एंटर, ये जो सी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी यस सर लगाएंगे, सी पे भी है। ठीक है। तो ये सारे लगाने हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ जी एक और कट सेट लगाना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इधर भी लग सकता है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे लगाते हैं, इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कट सेट लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एंड यहाँ पे लग जाएगा।
तो इसमें कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ और मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रही थी, इस वजह से डायरेक्ट वो कट सेट लग गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इसको भी उतना डिले मिलेगा, इसको भी उतना डिले मिलेगा और इसको भी उतना ही डिले मिलेगा, दोनों सबको जो है वो बराबर बराबर डिले मिलेगा। इसके बाद एक और कट सेट लगाना है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें ये भी मैं दे सकता था, ये भी एक सिनारियो हो सकता है कि एडिशन को 10 नैनो सेकेंड लग रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन को 15 नैनो सेकेंड लग रहे हैं। तो अब क्लॉक कितनी रखेंगे आप? ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितने भी एडिशन वाले हैं 15 ही जी, हाँ 15 तो नैनो हाईएस्ट सेकेंड, वैल्यू वाली भी रखनी, 15 हाईएस्ट रखनी वैल्यू है ना? वाली हाईएस्ट वैल्यू वाली रख लेंगे। लेकिन जो कट सेट होता है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी स्टेजेस पे। ठीक है, अगर आपने बेसिकली कैसे समझाऊँ, मुझे समझ आ रही, इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, 15 नैनो सेकेंड, 10 नैनो सेकेंड फॉर एडिशन एंड 15 नैनो सेकेंड फॉर मल्टीप्लिकेशन लगे। तो पहली स्टेज में हमारे पास सारे जो है वो एडिशन हो रहे थे, तो इनको लेट्स सपोज मैं 10 नैनो सेकेंड का टाइम देता हूँ, क्योंकि ये तमाम प्रोसेस जो है वो 10 नैनो सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, ये वाला सारा। इसके बाद अगर ये 10 नैनो सेकेंड में हो गया तो अगले को कितने लगेंगे, 15 नैनो सेकेंड एंड फिर 10 नैनो सेकेंड। तो ये इस पूरे प्रोसेस को और इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक जो है वो 15 एंड 10 25 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, और इस प्रोसेस को लग रहे हैं 10 नैनो सेकेंड। अब अगर 10 नैनो सेकेंड हम इस क्लॉक को रखते हैं तो होता ये है कि बेसिकली यहाँ पे भी फिर जो क्लॉक होगी उसको भी 10 नैनो सेकेंड रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी क्लॉक्स जो है हम सेम रखेंगे, तो जो आंसर है वो हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम 10 नैनो सेकेंड रखेंगे। तो ये जो क्लॉक है इसका जो हमने रखना पड़ेगा वो 25 नैनो सेकेंड रखना पड़ेगा। ठीक है, 10 इसके लिए, ये एडिशन के लिए, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए 15, और इसके लिए ये जो एडिशन हो रही है इसके लिए हमें 10 नैनो सेकेंड, टोटल कितना हो गया 25 नैनो सेकेंड। तो इसको भी 25 नैनो सेकेंड पे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जल्दी आ जाएगा और ये लेट आएगा। ठीक है, तो टोटल 25 करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने ख्याल रखनी है। ठीक है, 25 नैनो सेकेंड, नॉट 15 या 10, इनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कट सेट लगा दिया है, ठीक है, यानी कि वैल्यू लगी और यहाँ पे भी कट सेट लगा हुआ है, तो ये होता है 10 नैनो सेकेंड, ये 15 और ये 10। ठीक है, उस टाइम पे हमने इन सब में से जो बड़ा है वो वाला रखना है, जो कि 15 नैनो सेकेंड। फिर हम क्लॉक की वैल्यू में 15 नैनो सेकेंड रखेंगे। ठीक है, तो ये भी 15 नैनो सेकेंड पे चला जाएगा, ये भी 15 नैनो सेकेंड पे चला जाएगा, और ये भी 15 नैनो सेकेंड पे चला जाएगा। ठीक है, और ये एंड में फिर हमारे पास एडिशन हो गया, ये भी 15 नैनो सेकेंड पे चला जाएगा। हमारे पास टोटल जो है वो 15 नैनो सेकेंड लगेगा। अब इस टोटल प्रोसेस का टाइम कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो 60 नैनो सेकेंड के बाद हमारे पास पहली आउटपुट आएगी, और इसका थ्रूपुट कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 15 नैनो सेकेंड, या कितनी स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 60 नैनो सेकेंड। थ्रूपुट या ये रख लें या एक स्टेज की जो आउटपुट है वो कर लें, दोनों सेम आंसर देंगे, ये भी 15 बनता है। तो ये हमारे पास थ्रूपुट हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी स्लाइड में सर जी जी सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, वो मैंने अपने फोन पे कनेक्ट किया। सर सिर्फ कट सेट की वर्किंग दफा दोबारा बता दीजिएगा कि उसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कट सेट का होता है जैसे कि आपने अपने पूरा प्रोसेस को स्टेजेस में डिवाइड करना है, वही मशीन वाला जिस तरह हमने सैंपल देखी थी, तो 3 स्टेजेस में डिवाइड हुआ। अब कट सेट के लिए ज़रूरी है कि आपके हर प्रोसेस पे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है वो तमाम वैल्यूज़ पे आपने कट सेट लगाना है। जैसे कि हमने कहा कि
ए प्लस बी, बी माइनस ए और सी प्लस डी, तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है, ये सारे। तो इन पे मैंने यहाँ पे कट सेट लगा दिया, यहाँ पे कलर चेंज करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे कट सेट लगा दिया, ठीक है, मैंने सी प्लस डी पे लगा दिया एंड मैंने ए प्लस बी पे लगा दिया, यहाँ पे कट सेट लगा दिए। तो ये इस पे तो कट सेट लग गई, इनको तो डिले हो गया, लेकिन जब ये जो ए मल्टीप्लाई होना है इसको भी डिले देना है, ठीक है। तो ये जो ए की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, इधर भी हमने डिले देना है, रजिस्टर लगाना है, डिले मीन रजिस्टर लगाना है, स्टोर करनी है वैल्यू। अगर ए की वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि हर क्लॉक पे वैल्यू चेंज करना है, ए की, ए बी सी डी की वैल्यू चेंज करनी है। ए की वैल्यू लेट्स सपोज पहली क्लॉक पे मैंने दी 10 और दूसरी पे दी 15, तो होगा क्या, 10 वैल्यू यहाँ पे आके ए प्लस बी हो गई हमारे पास, ठीक है। इसका मैं आंसर नहीं, ये मैं देता हूँ 5 और 10 लेट्स सपोज। तो ए की वैल्यू 10 गई, बी की वैल्यू 5 गई, यहाँ पे 15 आंसर आ गया। उसके बाद ए की वैल्यू 15 होगी, चेंज हो जाएगी ना हर क्लॉक के बाद, ठीक है, ये आगे चला जाएगा 15 और ए की वैल्यू 15 होगी। अब ए पे अगर हम यहाँ पे कट सेट नहीं लगाते तो ये डायरेक्टली यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और सी प्लस डी की कोई और वैल्यू आ रही होगी, मतलब एक डिले के साथ आ रही होगी, और ए की वैल्यू 15 अगली साइकिल के लिए आ रही होगी, तो हमारे पास जो आंसर है वो मिसमैच हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास बाकी चीज़ें आ रही हैं उन पे भी आप रजिस्टर लगाएं ताकि वो भी स्टोर हो साथ साथ, ठीक है। तो ए की 10 वाली वैल्यू स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो ए आ रही है ये, इस पे भी आपने फ्लिप फ्लॉप लगाना है ताकि वो वैल्यू स्टोर रखे। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू 10 वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इस तरह फिर हमने यहाँ पे कट सेट लगाया, यहाँ पे कट सेट लगाया। ये कट सेट अपनी मर्जी से नहीं लगाना, ये डिज़ाइन को देख के लगाना, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये एडिशन को पहले सिंपल में समझा दूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करता हूँ कि क्या किस तरह हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, फिर हमने कहा जी चलो जी और भी एक दो और कट सेट लगा दे, एक इधर कट सेट लगा दी, एक इधर कट सेट लगा दी। तो हमने चलो पहली दफ़ा इधर कट सेट नहीं लगाया हमने, ठीक है, ये कट सेट लेट्स सपोज नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ ये वाला कट सेट है। तो हमने इसका टाइम निकालना है, हमने कहा जी मल्टीप्लिकेशन को 15 लगते हैं, एडिशन को 10 नैनो सेकेंड लगते हैं। तो इस केस में यहाँ पे सारे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एक ही टाइम लेते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये 10 नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन 15 नैनो सेकेंड में हो रही है, और ये एडिशन फिर 10 नैनो सेकेंड में हो रही है, और ये फिर एडिशन 10 नैनो सेकेंड में हो रही है। तो इस प्रोसेस को तो 10 नैनो सेकेंड लग गया, लेकिन इसके बाद ये बाकी प्रोसेस 15 प्लस 10 प्लस 10, तो कितने हो गए, 15 प्लस 10 25 35, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, इसको मैं भूल गया था। तो हमारे पास ये टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 35 नैनो सेकेंड, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को 35 नैनो सेकेंड लग रहे हैं और इसको लग रहे हैं 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। अगर हम छोटी वाली क्लॉक दे देते हैं तो होता क्या है कि ये 10 नैनो सेकेंड के बाद एक और आउटपुट, एक और रिजल्ट जो है यहाँ पे दे देगा, लेकिन ये अपना काम पूरा नहीं कर चुका हो किया होगा इसमें, ये 35 वाले में इसको टाइम लगना है, तो हमारी वैल्यू मिसमैच हो जाएगी। इसके लिए इसको भी 35 नैनो सेकेंड की क्लॉक चाहिए, ठीक है, ताकि ये काम करके 35 नैनो सेकेंड के बाद आउटपुट दे, फिर ये पूरा 35 नैनो सेकेंड लेगा और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट जाएगी, फिर ये अगली वैल्यू को प्रोसेस करके 35 नैनो सेकेंड तक दे चुका होगा, फिर 35 इसको चाहिए होगी, ठीक है। तो टोटल डिले 35 प्लस 35 60 70 हो गया मेरे पास, 70 नैनो सेकेंड डिले हो गया। और अगर इसका थ्रूपुट निकालेंगे, थ्रूपुट इज इक्वल टू 2/70 नैनो सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये जब सिर्फ मैंने इधर कट सेट लगाया, फिर मैं कहता हूँ जी अच्छा मैं इधर भी कट सेट लगा देता हूँ, इधर भी कट सेट लगा देता हूँ। आउटपुट और इनपुट पे तो खैर हमने लगाना ही होता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं पहले से, तो हमारे पास एक रजिस्टर यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो अब प्रोसेस कितने में डिवाइड हो गया, 1 2
3 एंड 4 4 हमें हो जाना था, ठीक है। और इसको 15 लग रहे हैं, इसको 10 लग रहे हैं, इसको 10 लग रहे हैं, इसको 10 लग रहे हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा जो प्रोसेस है वो 15 नैनो सेकेंड का। तो हर किसी को हम 15 नैनो सेकेंड 15 नैनो सेकेंड 15 नैनो सेकेंड यहाँ पे भी 15 नैनो सेकेंड का टाइम दे देंगे। तो अब हमारे पास जो आउटपुट है उसको टाइम कितने लगेगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 60 नैनो सेकेंड, 60 बनता है, हाँ 60 नैनो सेकेंड बनेगा। और इसकी थ्रूपुट जो है, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि लेटेंसी कितनी है, और थ्रूपुट जो है वो 4/60 नैनो सेकेंड या 1/15 नैनो सेकेंड, ठीक है। जो भी आंसर आता है थ्रूपुट हमारे पास इतना है, ठीक है। अच्छा, ओके सर, समझ आ गया। ठीक है। और बस यही है इसका मेन जो प्रोसेस है, मेन जो थिंकिंग है, ठीक है। तो इसकी सर मैं भी आपको सिंपल ये है ना कि हाईएस्ट क्लॉक हमने सबको देनी होती है ना। हाईएस्ट क्लॉक देनी होती है, जो पूरे स्टेजेस की हाईएस्ट क्लॉक होती है। अदरवाइज ओके लॉजिक है ना, उसकी लॉजिक समझना जरूरी है कि क्यों हम हाईएस्ट देते हैं, ठीक। हाईएस्ट नहीं देंगे तो ठीक, पिछला वाला रिजल्ट जो है वो डिले हो जल्दी आ जाएगा। जाएगा, और वो अगला वाला प्रोसेस पूरा नहीं हो चुका हुआ होगा, ठीक है। तो इसकी मेरे ख्याल ओके है तो शायद आपको 6th लैब या 7th लैब आपके पास होगी, जिसमें आपने इस तरह का एक सर्किट बनाना होगा। तो देखना होगा कि अगर हम लोग जो है वो कट सेट लगाते हैं तो आउटपुट कैसे आती है, और कट सेट नहीं लगाते तो क्या आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि हर कट सेट लगाने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि अब हमारे पास थ्रूपुट बढ़ जाती है, ठीक है। कि ये बेसिकली पाइप लाइनिंग की है। तो थ्रूपुट देखें, अब हर 15 नैनो सेकंड के बाद आउटपुट आ जाएगी, ऑल्दो पूरा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन 15 नैनो सेकंड के बाद आएगी। और अगर हम थ्रूपुट नहीं लगाते तो इसको 10 नैनो सेकेंड प्लस 15 नैनो सेकेंड प्लस 10 नैनो सेकेंड प्लस 10 नैनो सेकेंड, तो ये हो गया 35 45 नैनो सेकेंड। हर 45 नैनो सेकेंड के बाद हमारे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। तो जो है वो ऑल दो एक अगर इनपुट भेजनी है तो उसके लिए तो चलो ये जल्दी दे रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं तो आपके पास आउटपुट जो है वो लेट आती रहेगी एज कम्पेयर टू जो हमारे पास पाइपलाइनिंग की है, ठीक। तो कट शट लगाना मीन्स पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग की कितनी, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं जी बैड पाइपलाइनिंग में आपने ये कट सेट को भी देखा है, जैसे कि ये वही एग्जांपल है I1 I2 जो है वो एक ऑपरेशन कोई भी एंड है या नैंड है जो भी है, उससे गुजर के ये आउटपुट आ रही है। दूसरा ये I1 इधर आ रहा है, I3 इधर आ रहा है, ये एक ऑपरेशन होता है। यहाँ पे उसने एक फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, फिर एक गेट आया, फिर वो आउटपुट इधर आ गई, ठीक है। और I4 जो है वो डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे। तो अब होगा क्या कि ये जो इसका रिजल्ट है, होना ये चाहिए ना कि एक जो इनपुट दे रहे हैं सबको इनपुट एट ए टाइम जो आएगी उसका रिजल्ट आउटपुट में आना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे I1 और I2 का जो जो भी एंड है जो भी है वो प्रोड्यूस होके यहाँ पे सेव होगा, और I4 डायरेक्टली आगे चला जाएगा, ठीक है। तो I4 जो है वो प्रीवियस वैल्यू ऑफ दिस के साथ काम करेगा, ठीक है। तो इसको 2 साइकिल का डिले मिला है, इसको 1 साइकिल का डिले मिला हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट आ रही है तो हमारे पास मिस मैच हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे भी आप फ्लिप फ्लॉप लगाएं ताकि ये भी स्टोर हो उस टाइम पे, ठीक है। तो एक क्लॉक इसको भी एक क्लॉक लगेगा और दूसरी क्लॉक में ही यहाँ पे पहुँच जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो दोनों जो क्या आंसर है I1 है? I2 के रिजल्ट होके और I4 का, ये दोनों 2 साइकिल्स में यहाँ पे पहुँचने चाहिए। जी, किसी को सवाल है कोई? एक क्या लगाएंगे ना। जी जी सॉरी, हाँ एक के आगे भी अगर आपने वो कह रहा है कि ये O1 भी आपके सेम टाइम पे पढ़ना है तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उस टाइम पे आपके पास I1 I2 I3 I4 का जो रिजल्ट आएगा O1 एंड O2 वो सेम टाइम पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको।
ठीक है, और कोई सवाल है? तो ये पहले बेड पाइपलाइनिंग थी, फिर हमने जब रजिस्टर लगाए थे हमारे पास पाइपलाइनिंग जो है सही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर लगाता हूँ तो मुझे इस इधर भी लगाना पड़ेगा, कट सेट लगाता हूँ तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हर उसके ऑपरेशन के बाद मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास गुड पाइपलाइन रहती है, ताकि आंसर जो है वो उसके साथ साथ लेके चले हम एक ही लाइन। अच्छा, अब ये पाइपलाइनिंग की यूटिलाइजेशन बता रहा है कि पाइपलाइनिंग की यूटिलाइजेशन जो है वो क्या होती है। नीड टू फिल अप द पाइपलाइन। ठीक है, लेटर स्टेजेस आर अनयूज्ड एज द पाइपलाइनिंग फिल। तो हमारे पास पाइपलाइनिंग जब फिल हो जाती है तो मतलब इनपुट ख़त्म हो जाती है, तो आखिरी स्टेजेस में या आखिरी इनपुट में पाइपलाइनिंग की पहली वाली जो है वो फिल नहीं होती है, अनयूज्ड होती है हमारे पास। Assume D stages of valid data and total stages। ठीक है, वो कहते हैं कि डाटा जो है वो D स्टेजेस का है, यानी कि इतनी इनपुट्स हैं, D इनपुट्स हैं हमारे पास। और अगर पाइपलाइनिंग स्टेजेस जो है वो टोटल N है, तो यूटिलाइजेशन का जो फार्मूला है वो है D डिवाइडेड बाय D प्लस N। ठीक है, D है इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट, वो जो हमने A की इनपुट मैंने अरे में दी थी 10, 15 और जो भी। तो जो इनपुट दे रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो डी है और एन है नंबर ऑफ स्टेजेस। नंबर ऑफ स्टेजेस मीन कि कितने हिस्सों में हमने पाइपलाइनिंग को डिवाइड किया। तो ये कहते हैं इन स्टेडी स्टेट यूटिलाइजेशन अप्रोचेस वन। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि जब इनपुट इतनी ज़्यादा हो जाए हमारे पास, बहुत ज़्यादा हो जाए कि ये चीज़ एज इग्नोर ही हमें मिले, तो हमारे पास यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और जो वन होती है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो पाइपलाइनिंग स्टेजेस हैं वो है 4 और मेरे पास जो इनपुट्स है वो 1000 इनपुट्स है। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1004 करेंगे, 1000 प्लस 4 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो जितनी इनपुट्स बढ़ती जाएंगी हमारी पाइपलाइनिंग की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने जो पाइपलाइनिंग है वो यूटिलाइज हो रहा है हमारे पास। तो अगर इनपुट कम है, लेट्स सपोज 2 इनपुट्स हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, तो यूटिलाइजेशन कितनी होगी, बहुत कम होगी हमारे पास। ठीक है, 0.5 से भी कम होगी हमारे पास, तो बहुत कम यूटिलाइजेशन है। पाइपलाइनिंग की यूटिलाइजेशन तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा इनपुट्स दे रहे हो। ठीक है, कम इनपुट्स में यूटिलाइजेशन नहीं होती। उसके बाद ये फार्मूला बता रहा है कि ये बेसिकली कितनी क्लॉक साइकिल लगेंगी अगर इनपुट्स हमें पता हो और स्टेजेस पता हो। ठीक है, तो हम क्लॉक साइकिल निकाल सकते हैं, इतनी क्लॉक साइकिल के बाद हमारे पास तमाम रिजल्ट आ चुके होंगे। ठीक है, ये कह रहा है जी टोटल नंबर सैंपल्स टू द टू प्रोसेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि इनपुट जो है वो कह रहा है जी टोटल हमारे पास 8 इनपुट्स हैं। ठीक है, ये उसने बताई है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट्स हैं जो हम दे रहे हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एक्सक्यूज मी सर डी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे ना? जी जी नंबर ऑफ इनपुट। ओके। अच्छा, वो कहता है जी और सर इनपुट एन हमारे क्या होगा? ये देखे ना, ये एन स्टेजेस है, एंड नंबर ऑफ स्टेज। स्टेजेस है कि कितने स्टेज में हमने डिवाइड किया हुआ। ठीक है, डी स्टेजेस ऑफ वैलिड डाटा है, यानी जो हम डाटा भेज रहे हैं वैलिड, वो स्टेजेस के लिए वो डी है और एन इज नंबर ऑफ स्टेजेस है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है, ये लिखा है एन टोटल स्टेजेस। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि यहाँ पे उसने जो है ना वो थोड़ा सा एब्रीविएशन चेंज कर दी, यहाँ पे एन कुछ और ले रहा है, यहाँ पे एन कुछ और ले रहा है। ठीक है, ये बुक की एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से आप देख लें। क्यों कह रहा है जी नंबर ऑफ इनपुट्स को उसने बोल दिया एन। ठीक है, इस केस में यहाँ पे स्टेजेस को एन बोल रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट को एन बोल रहा है।
n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, ये वो इनपुट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट जो है वो ये गई थी 8, ठीक है, वो यहाँ से होके आखिरी स्टेज तक पहुँच गया हमारे पास। उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 ये वाली है सबसे एंड में आएगा हमारे पास। तो अब कह रहे हैं जी n अगर इनपुट हो 8 और पाइपलाइनिंग डेप्थ यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो 4 हो, ए बी सी डी, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, लेट्स सपोज, और फिर एडिशन, ये 4 ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म करने हैं, इसको ये बोलता है m, ठीक है, स्टेजेस m इक्वल टू 4 बोल रहा है। तो कह रहे थे इस पूरे 8 इनपुट का रिजल्ट आते हुए कितनी क्लॉक साइकिल लगेंगी, ठीक है। तो उसका फार्मूला है m n प्लस m माइनस 1, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी प्लस जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी माइनस 1 कर देना उसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली इनपुट आई, लेट्स सपोज यहाँ पे वो 4th स्टेज पे आई, ठीक है। दूसरी इनपुट क्या आई 5th पे, तीसरी 6th पे, 7th 8th 9th 10 और 11 पे हमारी तमाम आउटपुट जो है वो आ चुकी होंगी, ठीक है, ये बता रहा है 11 क्लॉक साइकिल लगेंगी हमारे पास तो सारी आउटपुट्स आने में, ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो आप कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स स्टेजेस पता हो तो आप ये लगा सकते हो कि कितनी क्लॉक साइकिल लगेंगी इसकी आउटपुट आने में, सारी आउटपुट्स आने में, ठीक है। पहली आउटपुट जो है वो चौथी के बाद आ जाएगी तुरंत, ठीक है। तो पहली इधर आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एंड आठवीं, 8th जो है वो 11 साइकिल पे हमारे पास आ जाएगी। तो ये फार्मूला आप याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा कि कब देना है और कब आउटपुट आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये पाइपलाइनिंग होगी। उसके बाद पाइपलाइनिंग विद कंट्रोल्स आता है। पाइपलाइनिंग में डू डिफर थिंग्स इन डिफरेंट टाइम्स, सीपीयू कंट्रोल फ्लो मस्ट मेक श्योर दैट द पाइपलाइन ऑपरेट प्रॉपर इन ऑल केसेस, ठीक है। तो हमने पाइपलाइनिंग को जो है वो वही कट शट जो लगाया हुआ है वो आप लोगों ने सही लगाया है। अब पाइपलाइनिंग की डिफरेंट टाइप्स आ गई, ठीक है। कुछ पाइपलाइनिंग में आपके पास सेंड अ कंट्रोल सिग्नल फॉरवर्ड, ठीक है। हम ये इनपुट है, ये दरमियान में कोई ऑपरेशन हो रहा है और ये सिग्नल भेज रहा है कि हमने इस पे क्या परफॉर्म करना है, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड कंट्रोल होता है कि हम इधर से एक फॉरवर्ड सिग्नल भेजेंगे जो कि उसको कैटर करेगा, ठीक है। तो इनपुट जो आएगी यहाँ पे उससे एक सिग्नल भी जनरेट होगा, उससे वैल्यू भी होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट जो है डिसाइड करेंगे कंट्रोल क्या है और डाटा क्या है। तो डाटा यहाँ से आके डाटा को अगर हमने एक डिले दिया हुआ है तो कंट्रोल को भी एक डिले मिलना चाहिए। अगर ये कंट्रोल को डिले नहीं मिलता तो कंट्रोल पहले पहुँच जाएगा और डाटा बाद में पहुँचेगा, ठीक है। ये ALU है, ये डिसाइड करेगा कि मैंने एडिशन परफॉर्म करनी है, डाटा पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, क्या 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 चीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो उसको सिग्नल एक उसी डाटा में से मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इधर से डाटा आ रहा होता है उसमें कंट्रोल भी होता है, ठीक है, और उसमें डाटा भी होता है, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है उसको डाटा को अलहदा करेगा, कंट्रोल को अलहदा करेगा, ठीक है। ये CPU है लेट्स सपोज। तो वो कंट्रोल को अगर हमने या डाटा को हमने डिले दिया हुआ है तो कंट्रोल को भी डिले देना चाहिए, देना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी फ्लिप फ्लॉप लगा है। इसी तरह कई दफ़ा हमने बैकवर्ड सेंड कंट्रोल सिग्नल बैकवर्ड, तो यहाँ से बैकवर्ड आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि A और B को ऐड करो, अगर रिजल्ट 3 आए तो जो नेक्स्ट सिग्नल या नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसमें से 3 माइनस कर देना, या जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस कर देना है जो अगला पिछले वैल्यू आई, ठीक है। तो अगली वैल्यू आई, उसने कुछ परफॉर्म किया, A प्लस बी यानी 2 सिग्नल को प्लस किया, उसका आंसर 3 आ गया। अब ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको हमने 3 से सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको भी डिले देना है, ठीक है। कितना डिले देना है वो एक तो आपके सिग्नल पे डिपेंड करेगा, तो आपने डिले लाजमी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिले आ गया, ये फीड बैकवर्ड सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आई उसको बैक प्रोपिगेट किया,
और फिर हमने उस पर डिसाइड किया कि लेट्स सपोज 3 वैल्यू आई है तो कौन सा सिग्नल भेजना है, ठीक है, ये भी हो सकता है। 3 आई है तो लेट्स सपोज जो कंट्रोल और डाटा 2 है, इनमें से डाटा की कितनी लाइन सेलेक्ट करनी है, जो भी चीज़ है वो परफॉर्म करनी है। तो इसमें जो समझने वाली चीज़ है कि आपने बैकवर्ड जो सिग्नल आ रहा होता है उस पर भी कट सेट किया, उसको भी डिले आपने देना है, ताकि ये ना हो कि अगर डिले नहीं दिया तो वो पिछली कोई और वैल्यू या उसी वैल्यू को वो कर रहा होगा, वो एक डिलेड वैल्यू को नहीं देख रहा होगा, ठीक है। उस टाइम पे भी कट सेट जो है वो आप लोगों ने देने का। उसके बाद कई होता है कि आपने कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल साइकिल, यानी कि एक अगली साइकिल से और एक पिछली साइकिल से दो वैल्यूज़ को डिफरेंस करके उस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो एक प्रीवियस वैल्यू, ये प्रीवियस वैल्यू होगी और ये करंट वैल्यू होगी, ठीक है। प्रीवियस से गुजर चुकी है फ्लिप फ्लॉप से, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू की बेस पे आप कोई जजमेंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस कैन नॉट बी यूज ALU ऑन द सेम साइकिल पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो आपने ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये खाली समझाने के लिए, ये आपकी टेस्टिंग इसमें से नहीं होगी, यानी कि कुछ आपको दिया नहीं जाएगा, लेकिन ये खाली पाइपलाइनिंग के बारे में बताया है कि ये पाइपलाइनिंग भी हो सकती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड पाइपलाइनिंग कंट्रोल भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि आपके पास जो कंट्रोल है वो दो जगह पे, मल्टीपल जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक कंट्रोल ये है, एक कंट्रोल ये है, तो ये कुछ आपके पास लॉजिक लगेगी, उसके दरमियान आप पे हो, और यहाँ पे कुछ आपके पास कंट्रोल है, वो इस लॉजिक को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इस लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए अलग कंट्रोलर, इस लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए अलग कंट्रोलर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पाइपलाइनिंग कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, बस यहीं तक है। पावर रिडक्शन वाले आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, आप लोगों ने पाइपलाइनिंग तक ही करना, ठीक है। तो ये पाइपलाइनिंग का हो गया हमारे पास सारा। इस पाइपलाइनिंग में अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लियर है सर। आज बहुत है सर। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा बाकियों से पीछे चल रहे हैं। तो ये चैप्टर 4, ठीक है। हमने लास्ट में जो किया था वो हमने ऑलवेज ब्लॉक के जो है इसको थोड़ा सा देखा था, और इसमें कम्बिनेशनल सर्किट देखे थे। तो अब हम जो जाएंगे वो सिक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ जाएंगे। सिक्वेंशियल रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स वो किस तरह बनते हैं और वो क्या होते हैं, ठीक है। कम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट्स में फ़र्क क्या होता है, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, कोई, मैंने क्लास में बताया भी था शायद, सिक्वेंशियल और कम्बिनेशनल सर्किट का डिफरेंस। किसी को नहीं पता? ओके जी, कम्बिनेशनल सर्किट्स में कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स पे आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि एंड गेट लगा हुआ है या नॉर गेट लगा हुआ है, तो उसमें इनपुट की कम्बिनेशन पे आउटपुट आ रहा होगा। जो सिक्वेंशियल सर्किट्स है उसमें इनपुट की कम्बिनेशन प्लस प्रीवियस वैल्यू या पे भी आपका जो है वो आउटपुट डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसमें फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो लाजमी होते हैं। प्रीवियस इनपुट आ गई तो प्रीवियस आउटपुट आ गई तो इनके फ्लिप फ्लॉप जो है वो लाजमी होते हैं। तो आपके पास जो रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इनमें फ्लिप फ्लॉप जो है वो मस्ट होते हैं। मेमोरी एलिमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होती है प्रीवियस आउटपुट पे भी, इनपुट पे भी डिपेंड कर रही होती है, और प्रीवियस आउटपुट पहले क्या आउटपुट आई थी। एग्जांपल मैंने दी थी काउंटर की, कि काउंटर अगर हो तो काउंटर में बेसिकली आपके पास अगर 0 0 वैल्यू है, उसके बाद 0 1 आनी है। तो अगर प्रीवियस वैल्यू 0 0 है तो उसके बाद 0 1 आएगी, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू पे भी डिपेंड करिए, तो पहले क्या वैल्यू आई थी और उसके बाद नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी हमारे, ठीक है। मैं कहता हूँ 0 0 है और इनपुट अगर 1 होती है तो क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, और इनपुट अगर 0 होती है तो 0 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। ये इनपुट है। तो इस केस में क्या होगा
कि प्रीवियस इनपुट प्रीवियस आउटपुट प्लस इनपुट, इन दोनों पे आपकी आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो प्रीवियस के लिए आपको जो है वो मेमोरी एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। वाई सिक्वेंशियल सर्किट ज़रूरी क्यों होते हैं? डू वी ऑलवेज नीड टू यूज़ अ करंट वैल्यू ऑफ द सिग्नल? ठीक है, हर टाइम हमें खाली करंट वैल्यू यूज़ करनी होती है? नो, ऑफन वी नीड अ रिमेम्बरिंग अ सिग्नल टू बी यूज इन द फ्यूचर। ठीक है, तो हमें उस सिग्नल को स्टोर करना है, कहीं रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल इज अ सिंपल काउंटर। ठीक है, वही काउंटर की एग्जांपल दे रहा है। वी नीड टू रिमेंबर प्रीवियस वैल्यू टू गेट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द काउंटर। ठीक है, हमें 0 0 पता होगा पहले वैल्यू आई है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू पे जा सकेंगे कि 0 1 होगी। Here things are moving in the sequence, so the behavior of the circuit is sequential। ठीक है, सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं इसलिए से इसको sequential circuits बोलते हैं। In term of material we need memorizing element after some combination logic। तो हमें कुछ combination logic के बाद कुछ memorizing element चाहिए होता है कि वो वैल्यू को स्टोर रख सके। ठीक है, तो इसमें जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है इसमें कम्बिनेशनल लॉजिक भी आती है, ये नहीं होता कि कम्बिनेशनल लॉजिक नहीं आती। तो ये मिक्सचर ऑफ कम्बिनेशन एंड मेमोरी एलिमेंट को हम सिक्वेंशियल लॉजिक बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज मैंने एडिशन कुछ परफॉर्म किया और उसके बाद मुझे वो याद रखना है। तो एडिशन परफॉर्म हुई, पिछली वैल्यू याद रहेगी कि पहले लेट्स सपोज 0 से स्टार्ट हुआ, 0 में +1 हुआ तो 1 वैल्यू। अब ये प्रीवियस वैल्यू 1 थी, उसमें फिर ये ऐड करेगा +1। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये अगर पिछली वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि पिछली क्या वैल्यू आई है, तो आप ऐड किस में करेंगे? तो वो हमेशा 0 में ऐड करता रहेगा, जो भी आप एक कांस्टेंट देंगे उसमें वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो हमें तो चाहिए कि वो जो रिजल्ट आया वो स्टोर भी हो गए, तो उसके लिए एक मेमोराइजिंग एलिमेंट चाहिए। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द मेमोराइजिंग एलिमेंट? इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? रीसेटिंग। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? रीसेट करते हैं। व्हेन टू राइट इन द मेमोराइजिंग एलिमेंट, और इस मेमोराइजिंग एलिमेंट में कब लिखना है और कब नहीं लिखना। ठीक है, हर टाइम तो नहीं लिखते, हम कुछ एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, भाई इस टाइम पे जो वैल्यू है उसको नोट करो। ये तो नहीं होता भाई हर टाइम पे वो नोट करता है। तो इनिशियल वैल्यू किस तरह आएगी? रीसेटिंग से। और कब आपने वैल्यू राइट करानी है उसको बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कि क्लॉक पे बेसिकली राइट करें, क्लॉक पे पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज पे वो वैल्यू को मेमोराइज करेगा, अदरवाइज जो भी वैल्यू आ रही है हमें उससे नहीं है कंसर्न। ठीक है, तो sequential circuits is a circuit with memory which forms the internal state of the circuit। ठीक है, तो ये मेमोराइजिंग एलिमेंट है और ये हमारे पास कुछ कम्बिनेशन लॉजिक हो रही होगी, जैसे कि ये इसमें ये एडिशन हो रही थी, तो ये कम्बिनेशन है। ठीक है, ये इनपुट की और इसकी कम्बिनेशन पे वो एक रिजल्ट देगा, फिर हमने उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो हमें सिक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है? कुछ मेमोराइजिंग एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, which forms the internal state of the circuits, and the output of the sequential circuit is a function of input and the internal state। तो यहाँ पे कुछ कम्बिनेशन लॉजिक होगी, वो स्टोर हो रही होगी। ठीक है, तो इन द आउटपुट ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड द इंटरनल सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है, ये वाला इनपुट और कुछ इंटरनल सिग्नल होंगे, उसकी बेस पे आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ रही होगी। ठीक है, और वो वाली आउटपुट इसको फीडबैक कर रही होगी। ठीक है, फिर ये प्रीवियस वैल्यू और करंट इनपुट दोनों को देखते हुए एक लॉजिक बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर कर लेगा। ठीक है, और ये हमारे पास वैसे आउटपुट है, वो यही आउटपुट होगी जो इसको हमने रखना है, या कोई इसकी बेस पे कोई और आउटपुट होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी सिंक्रोनाइजेशन डिज़ाइन। तो इसमें क्या है जी? डिज़ाइन मेथोडोलॉजी द मोस्ट कॉमन यूज प्रैक्टिस इन, ये सिंक्रोनाइजेशन डिज़ाइन है ये जो बना हुआ। ठीक है, ऑल स्टोरिंग एलिमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द ग्लोबल क्लॉक सिग्नल एंड द डाटा इज सैम्पल्ड एंड स्टोर एट द राइजिंग एंड फॉलिंग एज। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप जो होता है वही बेसिकली उसको बता रहा है कि तमाम स्टोरिंग एलिमेंट जितने भी आपके पास फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे वो एक ग्लोबल क्लॉक पे चल रहे होंगे, एक ग्लोबल क्लॉक सिग्नल पे चल रहे होंगे, सबको एक ही क्लॉक मिल रही होगी।
एंड डाटा इज सैम्पल्ड एंड स्टोर एट राइजिंग और फॉलिंग एज। ठीक है, तो डाटा जो है इसमें मेमोराइजिंग एलिमेंट में ये या फॉलिंग एज पे होगा या राइजिंग एज पे होगा, दोनों में से किसी एक एज पे होगा। उसके बाद ये लैच के बारे में बता रहा है कि लैच क्या होता है। फिर लैच से हम फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाएंगे। तो लैच होता है रीसेट पिन, लैच में एक रीसेट पिन होती है टू फोर्स लैच कंटेंट टू 0। तो ये एक लैच है, इसमें एक ये रीसेट पिन है। रीसेट पिन जब भी हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो लैच की आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्लॉक पिन होता है। व्हेन क्लॉक इज 1 डी इक्वल टू 1 अदरवाइज लैच विल स्टोर द लास्ट वैल्यू। तो ये लैच है, तो ये क्लॉक है। क्लॉक की वैल्यू अगर 1 होगी तो लैच जो है वो जो भी डी इनपुट पे आएगा उसको आउटपुट स्टोर कर लेगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और क्लॉक की वैल्यू अगर 0 होगी तो प्रीवियस ये क्यू जो है यही आपको दिखाएगा। डिसएडवांटेज क्या है लैच का इज दैट एज लॉन्ग एज क्लॉक इक्वल टू 1 फीडबैक इज एनेबल एंड अपडेट ऑफ क्यू कीप ऑन हैपनिंग रिजल्टिंग इन अनडिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ द सर्किट। ठीक है, कहते हैं जी क्लॉक की वैल्यू जब तक 1 है ये अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा। डी की वैल्यू 1 रखी तो क्यू की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, डी की वैल्यू 0 रखी फिर क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये अनडिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आ जाएगा। हम जब तक क्लॉक 1 है इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज होती रहेगी। तो ये क्लॉक अगर 10 नैनो सेकंड की क्लॉक है तो 5 नैनो सेकंड तक आपके पास जो है वो, ठीक है, 10 नैनो सेकंड मीन्स कि अप और डाउन दोनों 10 नैनो सेकंड, 5 नैनो सेकंड तक आप अगर वैल्यू चेंज करते रहें तो आउटपुट पे भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये अनडिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है। हम चाहते हैं कि एक पॉइंट पे सिर्फ जो है वो वैल्यू चेंज हो, बाकी पे चेंज ना हो। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द लैच। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, वो रीसेट बेसिकली हम करेंगे तो वो स्टार्टिंग वैल्यू होगी थ्रू रीसेट लाइन व्हेन द राइट इज, अच्छा रीसेट लाइन के थ्रू हम जो है इसको स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। तो हमेशा लैच हो या फ्लिप फ्लॉप हो उनको उनके साथ रीसेट होता है और स्टार्टिंग में रीसेट करना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको 0 वैल्यू के लिए उसके बाद आप जो मर्जी वैल्यू दे दें। ठीक है, when to write in the latch। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सिंक्रोनाइजेशन थ्रू क्लॉक एंड अपडेट व्हेन क्लॉक इन 1। तो ये क्लॉक के थ्रू सिंक्रोनाइज करती है, लेकिन जब तक क्लॉक की वैल्यू 1 है तब तक की वैल्यू अपडेट करती रहती है, जो कि एक अनसर्टेन बिहेवियर। इसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो है वो आया। फ्लिप फ्लॉप का एडवांटेज ये हो गया, लैचेज में ये पूरे 5 नैनो सेकेंड तक वैल्यू अगर चेंज होती रहेगी तो वो आउटपुट भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन क्लॉक में ये सिर्फ इस एज पे चला गया। ठीक है, एज पे चला गया, अब बहुत कम वो अनडिटर्मिनिस्टिक जो बिहेवियर है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए वो वैल्यू जो भी होगी वो अपडेट करेगा, सारी वैल्यू नहीं करेगा। तो अब अगर मेरे पास मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप लगे हैं तो वो एक सेकेंड पे ही अपने आप को अपडेट करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन एक अच्छी हो जाती है। ठीक है, 10 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं तो 10 के 10 इस पॉइंट पे आके अपने आप को अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर सिंक्रोनाइजेशन जितनी एक पॉइंट पे हो उतनी अच्छी होती है। अगर ये पूरा ये इस टाइम 5 नैनो सेकंड पर सिंक्रोनाइजेशन, तो कोई अपनी वैल्यू अपडेट करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, कोई नहीं करेगा, कोई बार बार करेगा। ठीक है, तो वो एक अनडिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर होता है हमारे पास। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, रीसेट पिन होती है टू फोर्स फ्लिप फ्लॉप कंटेंट टू 0। इसमें क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप अपना कंटेंट जो है वो 0 पे ले जाएगा ऑन रीसेट। और क्लॉक पिन व्हेन राइजिंग और फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक ओनली देन आउटपुट इज अपडेटेड एंड दिस हैपन ओनली वन इन द क्लॉक पीरियड। ठीक है, तो एक वक्त में होगा हमारे पास। ठीक है, अपनी वीडियो बंद कर दो भाई। 143। अच्छा जी, तो ये जो है वो फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यू जो है वो उस पॉइंट पे अपडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो व्हाट इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, वो भी हम रीसेट के थ्रू देंगे। ठीक है, तो रीसेट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता चल जाए, और 0 से स्टार्ट होता है।
When to write on the flip flop, synchronization through clock and update when clock is rising or falling। ठीक है, तो ये राइजिंग और फॉलिंग पे अपडेट करेगा। लैच में क्या था, ये वन क्लॉक जब तक वन है तब तक वो वैल्यू अपडेट करता रहेगा, इसमें खाली इस पॉइंट पे अपडेट करेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप बेसिकली आपने डीएलडी में भी कर चुके होंगे। तो ये एक फ्लिप फ्लॉप बनाया हुआ है, दो लैचेस को मिला के मास्टर और स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में वो फ्लिप फ्लॉप बनाता है। ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर वन है और ये ओपन है, यानी कि क्लॉक की वैल्यू वन है, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन आउटपुट पे वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, आउटपुट पे कब होगी, जब क्लॉक की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ये अपने यहाँ पे वन आ रहा होगा, उस टाइम पे ये वाली वैल्यू अपडेट कर देगा। तो हमारे पास जो है वो एक फॉलिंग एज पे बेसिकली वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, और इसी तरह राइजिंग एज बनाना है, तो यहाँ पे आपने इन्वर्ट लगा देना और ये इन्वर्ट ख़त्म कर दे, तो राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ठीक है, ये फॉलिंग एज है। जब पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये वाला लैच जो है ये वैल्यू यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास ये फॉलिंग आ जाएगा, ज़ीरो आएगा, तो ये वाली वैल्यू जो है ये ज़ीरो से क्या हो जाएगा, वन, और ये वाला इनेबल हो जाएगा और ये वाला डिसेबल हो जाएगा। तो ये वन जो है ये आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉलिंग एज बनेगा। इसी तरह राइजिंग एज जो है आपने लिख लीजिए। ठीक है, ये फिर राइजिंग एज फॉलिंग एज पे आ रहा है, फिर फॉलिंग एज पे आ रहा है। अच्छा, ये डायग्राम जो है ये आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिकली मेन आपका सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम की ये डायग्राम है। ठीक है, इसी में इसी को लेके बेसिकली आप लोग एक कम्प्लेक्स सिस्टम भी डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है एक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम में, कुछ नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है, एक मेमोरी एलिमेंट होगा और एक आउटपुट लॉजिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की अगली स्टेट क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो डिपेंड करेगी आपकी एक्सटर्नल इनपुट पे और प्रीवियस आउटपुट पे। ये प्रीवियस आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो वो आउटपुट जो है वो सेव हो जाएगी इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर, फिर नेक्स्ट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट। हमारे पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की अगली स्टेज क्या होनी चाहिए, जैसे काउंटर का एग्जांपल दूँ, काउंटर में ये 0 0 है और ये 0 1 है और 0 1 है। ठीक है, तो इनिशियली इसकी जो आउटपुट होगी वो 0 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इसको हम रीसेट करेंगे और एक्सटर्नल इनपुट कुछ देंगे। तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल इनपुट अगर मैंने लेट सपोज 1 दी, तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास प्रीवियस इनपुट अगर 0, ये 0 देता हूँ लेट, तो ये 0 पे अपने आप पे ही आता है और 1 पे ये आगे चला जाता है। तो प्रीवियस स्टार्टिंग में क्या होगा कि 0, नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी 0 है, तो ये क्या करेगा, 0 0 आएगी हमारे पास, यहाँ पे 0 0 सेव होगी। फिर क्या होगा, इसकी अगर एक्सटर्नल इनपुट मैं 1 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, प्रीवियस इनपुट क्या है 0 0 और इनपुट सॉरी प्रीवियस आउटपुट है 0 0 और करंट इनपुट है 1। तो इस पे हमने कहा था जी इस पे ये 0 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगी 0 1 और वो सेव हो जाएगी इसके अंदर 0 1। ठीक है, तो ये इसी लॉजिक पे करता रहेगा, एक्सटर्नल इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि क्या अगली क्या इनपुट आउटपुट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये जो आउटपुट लॉजिक है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये एक्सटर्नल इनपुट एंड ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की तरह होती है, लेकिन इसमें कुछ और आउटपुट हम बता देते हैं कि ये प्रीवियस इनपुट ये हो और इनपुट ये हो और प्रीवियस आउटपुट ये हो, तो आउटपुट हमें जो है इस पूरे सर्किट की वो ये मिलनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी यहाँ पे जो आउटपुट है ये 1 हो, तो यहाँ पे हम स्लैश करके कहते हैं कि आउटपुट जो है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो 0 दिखा रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, वो इनपुट पे देखेगा 0 1 इनपुट आई है और सॉरी 0 1 आउटपुट थी हमारे पास और इनपुट जो है वो 1 आई है। तो लेट सपोज एक 0 एक बल्ब ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा। ठीक
तो इस तरह की आउटपुट जो है वो कुछ भी हो सकती है हमारे पास। तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है, इसको हम जैसे ही आगे लेके चलते जाएंगे आपको उतना जो है वो समझ आती जाएगी। तो इसमें ये जो चीज़ है ये बेसिकली स्टेट रजिस्टर कहलाया जाता है, जो कि स्टेट को याद रखेगा कि क्या स्टेट चल रही है हमारे पास। स्टेट जो है वो 0 0 चल रही है, 0 1 चल रही है, कौन सी स्टेट चल रही है। ठीक है, तो अ कलेक्शन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप कंट्रोल बाय अ सेम क्लॉक सिग्नल। तो ये एक मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं, डिपेंड कि आप कितनी नंबर ऑफ बिट्स में वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं। इधर 2 है तो इधर मीन्स कि ये 2 फ्लिप फ्लॉप होने चाहिए, 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे, ये 2 बिट का फ्लिप फ्लॉप होगा ये करना। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को बेसिकली रजिस्टर बोला जाता है, इसलिए ये स्टेट रजिस्टर है हमारे पास। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक का ये कम्बिनेशन लॉजिक होगी। ठीक, कम्बिनेशन मीन्स ये कम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा इनपुट आउटपुट की, प्रीवियस आउटपुट एंड करंट इनपुट की कम्बिनेशन पे वो नेक्स्ट स्टेट बताएगा कि अगली क्या स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि 0 0 हो और 1 आए तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 1 होनी चाहिए। तो कम्बिनेशन लॉजिक दैट यूजेस द एक्सटर्नल इनपुट, इस एक्सटर्नल इनपुट को यूज़ करेगा एंड इंटरनल स्टेट, इंटरनल स्टेट ये वाली है प्रीवियस वाली, द आउटपुट ऑफ द रजिस्टर टू डिटरमाइन द न्यू वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, नई वैल्यू रजिस्टर में क्या स्टेट होगी उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हम यहाँ पे बनाएंगे। और आउटपुट है कम्बिनेशन लॉजिक दैट जनरेट्स द आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे भी कम्बिनेशन लॉजिक होगी जो कि एक आउटपुट जनरेट कर रही होगी कि हम ये वाली आउटपुट दिखानी है, अगर ये वाली स्टेज हो और ये इनपुट हो। ठीक है, तो स्टेज यहाँ से आएगी या स्टेट यहाँ से आएगी और यहाँ से इंटरनल इनपुट एक्सटर्नल इनपुट आएगी। इन दोनों की कम्बिनेशन से कोई आउटपुट बन रही होगी हमारे पास। ठीक है, ये आउटपुट डिफरेंट है, ये स्टेट्स है। स्टेट क्या होनी चाहिए, स्टेट ये होती है, आउटपुट कुछ और होती है। तो उस टाइम पे जो आपकी सर्किट की आउटपुट है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये अब वो उसकी एग्जांपल बता रहा है। ठीक है, हम जल्दी से एग्जांपल करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। और ठीक है, ये बता रहा है कि बेसिकली इनिशियली हमारे पास, ठीक है, इनिशियली हमारे पास कुछ स्टेट की आउटपुट आएगी। ठीक है, मॉर्निंग है और मॉर्निंग है। तो जब मैं हंग्री होऊंगा मॉर्निंग में तो मुझे ब्रेकफास्ट ले पहुंचाना है। ठीक है, ये स्टेट को नोट कर रहा है कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के बाद ये 12 PM में अगर देता हूँ तो ये नून हो जाता है। ठीक है, नून आएगा और पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे ये नून इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे इधर शिफ्ट कर देगा। और फिर हमने कहा जी और यहाँ पे अभी कोई 12 PM पे कोई आउटपुट जनरेट नहीं करने लगी, लेकिन जब इनपुट जो है वो हंग्री होगी और नून होगा तो लंच लेके आना। ठीक है, इस तरह फिर टाइम एक्सटर्नल इनपुट जो है चेंज होगी, 7 PM होगी, 7 PM से यहाँ पे आउटपुट कोई जनरेट नहीं हो रही है। मतलब क्यों, क्योंकि हमने ऐसी लॉजिक बनाई हुई है कि अगर ये PM और इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं तो आउटपुट कुछ ना आए, लेकिन अगर हंग्री हो तो ये कंडीशन चेक करनी है और उस लिहाज से चीज़ें लेकर आनी है। ठीक है, 7 PM है, नाइट होगी। ठीक है, नाइट यहाँ पे आ गई और फिर अगर हंगरी आया है यहाँ पे तो डिनर लेके आना है। ठीक है, यहाँ से नाइट आएगा और यहाँ से हंगरी आएगा तो डिनर लेके आना है। ठीक है, इसका काम स्टेट को, क्या स्टेट है वो स्टोर रखना है। इसका काम है कि स्टेट पे और इनपुट पे डिपेंड करते हुए कुछ आउटपुट दिखानी होगी। ठीक है, इसी तरह फिर अगर 1 AM हुआ, मॉर्निंग हुआ और ये फिर मॉर्निंग होके ये फिर से ब्रेकफास्ट लेके आएगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम था। इस दर तक ही हम आज के लेक्चर को रखते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे। अटेंडेंस में लगा नहीं सकती।
सर ये यूनिवर्सिटी खुलेगी 11 तारीख के बाद की, क्या होगा सर? मैं सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि रमजान भी ऑनलाइन ही शायद। यार ये तो अब वो डिसीजन जो आएगा गवर्नमेंट की तरफ से उसी पे अमल होगा, अभी तो कोई पता नहीं है। जी जी सर। अच्छा, ताहा, मोहम्मद ताहा। प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब। प्रेजेंट सर। असद अली। फरजीन। वो इधर ही है सर जी, मीटिंग में नहीं है सर जी। ठीक है, मोहम्मद तारिक, अहमद तारिक। प्रेजेंट सर। हसनैन। मनाल। प्रेजेंट सर। आ रहा है। अच्छा, अवैस। अवैस नहीं है। नबील। यस सर, नबील खान। जी, वलीद। हमजा। प्रेजेंट सर। उसामा। यस सर। ज़ीशान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। वकार। प्रेजेंट सर। हमजा खान। यहाँ नहीं है। नवीद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम। अनस। मोहम्मद अरसलान। प्रेजेंट सर। और मोमिन। मोमिन नहीं है। हाफिज हमजा। हाफिज हमजा है। और अहमद अली। सर मोहम्मद वसीम इधर मीटिंग में ही है 147। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद सर वसीम भी हसनैन भी प्रेजेंट था। किधर है? हसनैन लगा हुआ है ना सबकी, किसकी नहीं लगी? हसनैन की सर देख। हसनैन की लगी हुई है भाई। लगी हुई है, क्या होगी? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल करके पूछे। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।